नंबर 13 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह समझाती है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा कि जब बस अचानक चलना शुरू करता है तो यात्री जो होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। यही जो है जड़त्व के नियम को अच्छी तरह से समझाता है। उसके बाद निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। यदि कोई कुली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलना शुरू करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है। उसके बाद किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर नहीं। तो हमको जहाँ तक पता है, हम लोग जानते हैं कि ये हो गया फोर्स इंटू वर्क डन, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कोई कुली अगर बोझ लेकर चल रहे हैं, बल तो लगा रहा है, सड़क पर चल रहा है, तो सड़क पे चल रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर क्या हो जा रहा है, काम कर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण उस पर जीरो ही लगेगा। और दूसरा में है कि किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है। तो जो कार्य है, वर्क है, वो बल पे और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। ये हमें ध्यान देना है कि जो कार्य है वो हमें बल पे भी निर्भर करता है और विस्थापन पर भी निर्भर करता है। विस्थापन पर भी निर्भर करता है। तो उस हिसाब से मेरा सबसे अच्छा आंसर जो हो जाएगा, बेस्ट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 15। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यानी जल विद्युत। तो जल विद्युत क्या होता है, तो गिरते हुए पानी से ऊर्जा निकलेगा। उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज की ऊर्जा निकलेगा। और ये स्थितिज ऊर्जा यानी कौन सा हो गया, तो ये हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। उसके बाद 16 में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती, पहला। और दूसरा कि ध्वनि गैसों के, है ना, ध्वनि गैसों के सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करती है। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग होता है और ये यात्रा करने के लिए कोई मीडियम, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। और अगर मीडियम की आवश्यकता होती है तो निर्वात में तो यात्रा नहीं कर पाएगी। तो इसका जो है वो पहला जो है वो आंसर सही है। तो इसके अनुसार कौन होगा, ए जो होगा इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सूची को 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है, इसको सम्मिलित करना है। कैसे सम्मिलित करना है कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण क्या करेगा, तो हमेशा आभासी और सीधा रंग इमेज जो होता है बनाता है। अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है। और उत्तल उत्तल दर्पण कैसा बनाएगा, तो आभासी सीधा और छोटा बनाएगा। आभासी सीधा यानी कन्वेक्स, इसको कन्वेक्स बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, इसको कनकेव मिरर बोलेंगे और इसको प्लेन मिरर बोलेंगे। यानी तीनों को अगर देखेंगे तो आभासी बनाएगा, ठीक है, और सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा उत्तल दर्पण के लिए। तो इसके अनुसार से इसका बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, कौन सा क्वेश्चन है, कथनों पे हमें क्या करना है, विचार करना है। विचार क्या करना है कि पदार्थ का कण लगातार गतिमान रहते हैं, पदार्थ का कण लगातार गतिमान रहते हैं। हाँ सही बात है, हमेशा जो होता है वो पार्टिकल जो होता है वो हमेशा मोशन में ही होता है। दूसरे तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या होता है, बढ़ता है। यानी देख रहे हैं कि हाँ 1 और 2 दोनों सही है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि साइंस से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है और ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। ये हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे क्या कहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा गैस विसरण, यानी विसरण का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो कमरे में परफ्यूम को फैलाना। हाँ सही बात है,
यानी 19 का ए, एकदम से बहुत आसान आंसर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पानी में स्याही, समुद्र में नमक, समुद्री नमक, पानी में नमक और पानी से रेत। यानी इसका जो सही है उसको हम लोग, इस विधि को, मेथड को हम लोग को बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, पानी में स्याही, स्याही उसको अलग करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी क्लास 9th में ही इसको पढ़ना है, केमिस्ट्री चैप्टर में ही पढ़ना है। उसके बाद समुद्री पानी से नमक, समुद्री पानी से नमक, तो समुद्री पानी से नमक कहाँ से बनाएंगे, तो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन से बनाएंगे। और जो लास्ट बच गया कि पानी से रेत, तो वो होगा फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्टर कर लेंगे तो बन जाएगा। तो उस अनुसार अगर देखते हैं तो ए का दो, तो ए का दो कहाँ है, ए का दो ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो बेस्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन डाल्टन, है ना, डाल्टन सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से सहमत है। कौन सा सहमत है, तो परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो सकते हैं। परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। हाँ, ठीक है। यानी एटम जो होंगे सभी के वो सिमिलर ही होंगे। तो ये जो है वो डाल्टन का नियम को भली भांति प्रदर्शित करता है, बताता है। यानी पदार्थ, परमाणु जो छोटे हैं वो अविभाज्य कणों से बना होता है, और ये दिए गए तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और गुण सब समान होता है। तो उसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता यानी वैलेंसी की बात कर रहा है तो 1 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 होगा, कार्बन का 4 होगा। यानी सीधे सीधे दिया ही हुआ है कि ये वैलेंसी की बात कर रहा है कि वैलेंसी किसका होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, कार्बन का 4 होगा। तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर है हमारा वो क्या हो गया, 1 2 3, यानी बेस्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को फिर से सम्मिलित करना है। देखते हैं, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और केंद्रक कहाँ कहाँ मिलेंगे, किसे क्या बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। और केंद्रक क्या हो गया, तो कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसके अनुसार हम लोग अगर देखते हैं तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। राइबोसोम क्या हो गया, तो राइबोसोम हो गया हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और केंद्रक क्या, कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। तो यहाँ तक हम लोग अभी देख चुके हैं। फिर है हमारा आगे आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कि पौधे की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है, जो जानवरों की कोशिका भित्ति में नहीं होती, कोशिकाओं में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों को कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा होगा वो पहला आंसर बेस्ट होगा कि पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है, हमारा